सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च जीके गैलेक्सी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च जीके गैलेक्सी में स्वागत है। आज हम जीके के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देखा ही है कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है कोशिका। सो दोस्तों, आज हम कोशिका से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने सेल नाम सर्वप्रथम दिया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका जो थी वो मृत थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और कहाँ पे? एक बोतल के कॉर्क, जो ढक्कन होता है, पहले लकड़ी की बनाई जाती थी, उसमें इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। कब देखा था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये जो हैं ये जीवित कोशिका की खोज किए थे। लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पत कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पत कोशिका से विभेदित करती है? इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो जंतु कोशिका को वनस्पत कोशिका से विभेदित करती है। और सेंट्रियोल जो होता है वो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करता है। सेल डिवीजन में कौन मदद करता है? सेंट्रियोल, याद रखिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये क्वेश्चन अक्सर यूपीपी और एसएससी के एग्जाम में जरूर आता है, तो ध्यान में दीजिएगा इसको। और अगर आपसे पूछे राइबोसोम की खोज कौन किया था, राइबोसोम की खोज कौन किया था, तो आपका जवाब होगा जॉर्ज पैलाडे। पैलाडे, जॉर्ज पैलाडे जो हैं वो राइबोसोम की खोज किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आपका सही जवाब होगा अल्टमान। कौन? अल्टमान ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। और कब किया था? तो इसमें आपका सही जवाब होगा 1886। 1886 में अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है, भोजन का ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है। किसको? सेल को। सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देगा तो भोजन का निर्माण होगा नहीं। और अगर भोजन का निर्माण नहीं होगा
तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिकांग पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसमें प्लास्टिड, ये हमारा सही जवाब होगा। प्लास्टिड ये पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड शब्द कौन दिया था, इसमें हमारा जवाब होगा हेकल ने। कौन दिया था, प्लास्टिड शब्द कौन दिया था, तो हमारा जवाब होगा हेकल, HAECKEL, हेकल। पहले इसे प्लास्टिड नाम दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ विशेषताओं के कारण इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दे दिया गया। और कौन रखा था, तो हमारा जवाब होगा शिम्फर, SCHIMPER। कौन, शिम्फर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, सो प्लीज़ इसको बहुत ही पॉजिटिवली लें और बहुत अच्छे से तैयार करें इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो कोशिका में कहाँ होता है। इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। मैंने अभी पहले ही बताया था, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो हमारा सही जवाब होगा। ये सबसे बाहरी आवरण होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। इसमें हमारा ऑप्शन है ए, अंतःप्रदब्बी जालिका, बी, टोनोप्लास्ट, सी, कोशिका भित्ति, डी, कोशिका झिल्ली। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंतःप्रदब्बी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 10th क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा। इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही जवाब है। लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। रिक्तिका जो होती है वो चप्पल जैसे ऐसे संरचना होती है, वो जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति अभी हम पहले बताए, कोशिका भित्ति जो है वो बाहरी आवरण होता है पादप कोशिकाओं का। तो इसमें ऑप्शन डी सही जवाब होगा, उपरोक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्डी लवक, जिसे हम इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्डी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्डी लवक क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में अवर्डी लवक पाया जाता है। और अवर्डी लवक रंगहीन लवक है। क्या है, रंगहीन। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आया है।
रंगहीन लवक कौन सा होता है? तो आपका सही जवाब होगा अवर्डी लवक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। मतलब फूल और बीज जो होते हैं सीड्स, उनको विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग जो प्रदान किया जाता है, जैसे फूल में येलो, ब्लू और रेड, ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, वो कौन सा लवक जो है प्रदान करता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्रोमोप्लास्ट जो है वो हरे रंग को छोड़कर, कौन सा? ग्रीन जो कलर है उसको छोड़कर सभी रंग, बाकी सभी रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी। इसमें आप ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसमें हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो विभिन्न प्रकार के आकर्षित रंग देते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन नहीं होगा, येलो, ब्लू और डार्क ब्लू, और हो जाएंगे इसमें रेड। और जो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो व्हाइट कलर के जड़ दिखाई देते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण दिखाई देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लयन काय या लाइसोसोम। लाइसोसोम को लयन काय भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आते हैं, या तो लयन काय देगा या लाइसोसोम देगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं। सो इसमें कंफ्यूज ना होना। और ये लाइसोसोम जो है यह पाचक रसों से भरा एक कोशिकांग है। किससे भरा? पाचक रसों से भरा एक कोशिकांग है। कौन? लयनकाय या लाइसोसोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से ज़्यादा सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से ज़्यादा सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सो सिंपल सी बात है, वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा सेल में पाया जाता है। 80% से भी ज़्यादा सेल में पाया जाता है। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? सेल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? इसमें हमारा ऑप्शन है ए स्लाइडन, बी पास्चर, सी स्वान, डी ए व सी दोनों। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, स्लाइडन और स्वान जो हैं वो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम दिए थे, और इनके अनुसार 3 रूल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए रहता है? किस कोशिकांग में डीएनए रहता है? तो अगर आप थंबनेल ठीक से देखे होंगे तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस कोशिकांग में डीएनए रहता है। वैसे हम बता देते हैं, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो डीएनए रहता है। और अगर आपसे पूछे डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द
डीएनए किसने दिया था? तो इसमें हमारा सही जवाब होगा वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। और डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? अभी मैंने बताया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है। अब इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में। हमारा 18th क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टी में। क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा 19th क्वेश्चन है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है वो एक तरल पदार्थ है जो कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। रवेदार, जेलीनुमा, अर्ध तरल पदार्थ होता है। कौन? जीव द्रव्य। हमारा 20th क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। यह कथन किसका है? जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हक्सले। हक्सले ने सर्वप्रथम बताया था कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कब बताया था, तो इसमें हमारा आंसर है 1963। 1963 में हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला बताया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा और नोट करते रहिए। एक रजिस्टर में इसे नोट करते रहिए, ये स्टार पॉइंट है। हमारा 21th क्वेश्चन है, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया था? अभी इसके पहले मैंने बताया था डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया था। तो सिंपली हमारा इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने। कब दिया था? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कब दिया था, तो इसमें हमारा सही जवाब होगा 1953 में। 1953 में डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया गया था। कौन दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें हमारा सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। कब की थी? 1831 में। कब? 1831। 1831 में न्यूक्लियस की खोज की गई थी और खोज करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। इसमें हमारा सही जवाब जो होने वाला है वो है ऑप्शन डी, केंद्रक में। कहाँ? न्यूक्लियस में कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। और अब कुछ क्वेश्चन के हम टेक्स्ट लेंगे, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और इसके बाद जो 24th क्वेश्चन होने वाला है, 24, 25, 26, 27, ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसका आंसर आप देंगे। और ये सारे क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया है उसी में है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो उसका आंसर आपको मालूम होगा। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसमें जैसा कि आप सब देख ही पा रहे हैं कि हमारा 24th क्वेश्चन जो है वो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। अभी मैंने बताया था कोशिका सिद्धांत कौन दिया था। मैं इतना बता देता हूँ,
1839 में दिया गया था और इसके थ्री रूल्स हैं। कोशिका सिद्धांत के 3 रूल्स हैं। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं। और केंद्रिका की खोज किसने की थी? और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ये 2 आपके लिए टेस्ट हैं, 26 और 27 क्वेश्चन। ये अगर आपको मालूम हो तो इन चारों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।